हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यूनिट 5 अभी भी रिमेनिंग है। मैं जानता हूं आज ही पूरी कोशिश रहेगी कि यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाए। उसके साथ पहले मैं अंतिम प्रहार ले आया हूं ताकि आपके मन से जो एग्जाम का फियर इसके लिए हो चुका है वो मैं निकाल सकूं। तो सारे अंतिम प्रहार के वीडियो भी आज ही मेरी कोशिश है कि पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाए। 14 क्वेश्चंस होने वाले हैं और मैं आ चुका हूं नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, नंबर 4 क्वेश्चन कौन सा, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये वाला जो पेपर है काफी जबरदस्त आपका जाएगा, आप आश्वासन रखिएगा मेरी बातों का। ये 14 क्वेश्चन आप तैयार करके जाइए। मेरे को ऐसा लगता है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का जाएगा, जो ह्यूमन वैल्यूज का बात कर रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा इसका जाने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन मेजरली पूछा जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक, वैसे तो व्हाट आर आना चाहिए, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक फोरकास्टिंग इन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, ये बात याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को एक्सप्लेन करिए। सिंपल है ना, कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सप्लेन द फंडामेंटल एंड द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल एनालिसिस एंड द टेक्निकल एनालिसिस। अब ये दोनों एनालिसिस होते क्या है। जब भी हम किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे होते हैं, किसका, जब भी हम किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो या तो हम उसकी शेयर प्राइस का एनालिसिस करेंगे या हम उसकी बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे, है ना, बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे। तो जब बैलेंस शीट का एनालिसिस हो रहा होता है तो यकीन मानिए वो कौन सा एनालिसिस है, वो एनालिसिस है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। और जब हम प्राइस, वॉल्यूम और शेयर प्राइस का एनालिसिस करते हैं तो वो कहलाता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसके थ्रू ट्रेडिंग की कॉल ली जाती है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, पी रेशो भी इसके अंदर आ गया। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट होते हैं। जो डाउ थ्योरी अपन ने देखी वो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, उसका फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। बुकिश क्या कह रही है, बुक का एक बार देख लेते हैं। बुक के अंदर लिखा हुआ है फंडामेंटल एनालिसिस इज द मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग सिक्योरिटीज बाय अटेम्प्टिंग टू मेजर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब लाइफ टाइम में वो स्टॉक आपको कितना बना के देने वाला है। सपोज कि मैं एक कंपनी का शेयर लेता हूं 100 रुपए का, तो उसके ऊपर मेरे को 10 साल 15 साल जो लाइफ टाइम है, मेरा लाइफ टाइम मान लो या कंपनी का लाइफ टाइम मान लो, वो कंपनी जब तक मैं होल्ड कर रहा हूं तब तक उसकी ओरिजिनल मेरे को कितना लाइफ स्पान में देने वाला है, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना। फंडामेंटल एनालिसिस स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम ओवरऑल इकोनॉमी, इंडस्ट्री कंडीशन, द फाइनेंशियल कंडीशन, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, अर्निंग, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस। अब और टेक्निकल एनालिसिस क्या है, नहीं समझ में आया एक बार बुक का पढ़ना जरूरी होता है ना। बस समझ में नहीं आया कोई चिंता मत करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। टेक्निकल एनालिसिस डिफर फ्रॉम फंडामेंटल एनालिसिस इज द स्टॉक प्राइस, वॉल्यूम आर द ओनली इनपुट, द कोर assumption इट ऑल नो फंडामेंटल्स आर फैक्टर्ड इनटू प्राइस, देयर इज नो नीड टू पे क्लोज अटेंशन टू देम। यानी अब क्या बात है सर, ये बात सुनिए कि बात कुछ ऐसी है कि जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और जो इसके फेवर में होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस जो कर रहे हैं और जो इसके फेवर में है, वो कंपनी की एसेट्स चेक करेंगे कि कंपनी के पास कुल कितनी संपत्ति है। वो कंपनी की लायबिलिटी चेक करेंगे कि कंपनी को कितना पेमेंट करना है। एसेट्स चेक करेंगे, लायबिलिटी चेक करेंगे। इसके अलावा वो कंपनी का मैनेजमेंट भी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, मैनेजमेंट की, कंपनी का वर्किंग पोजीशन में कौन है, कंपनी का सीईओ कौन है, कंपनी में किस तरीके की मोनोपोली है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की मार्केट में फ्यूचर में डिमांड क्या होने वाली है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की काफी हाई डिमांड होने वाली है, एंड नंबर्स ऑफ द थिंग्स इसके अंदर चेक की जाएगी। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल उसका एनालिसिस किया जाएगा, लायबिलिटी का एनालिसिस किया जाएगा। थोड़ा सा अगर मैं इसको लाइट करता हूं, नहीं चलिए सेम ही रहने देते हैं। हाँ, जब मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूं तो उसकी एसेट्स, लायबिलिटी, उसका मैनेजमेंट, उसका प्रोडक्ट, उसकी कंपनी का पूरा शॉर्ट एनालिसिस मैं यहां पर करूंगा। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये भी एक उसका पार्ट होगा। तो इससे मैं कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन कर सकता हूं कि ये कंपनी की ग्रोथ होने वाली है, कंपनी का डिक्लाइनेशन होने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो बंदे कहते हैं कि हम तो टेक्निकल एनालिसिस पे बिलीव करेंगे,
ठीक है, वो कंपनी की केवल प्राइस और वॉल्यूम पे, प्राइस शेयर प्राइस क्या चल रही है और उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि कितने लोग उसको बाय कर रहे हैं और कितने लोग सेल कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन क्या चल रहा है, इसी के ऊपर कंसर्न होते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर मैंने कंपनी की प्राइस एक्चुअली पता कर ली कि कितनी ज्यादा है कितनी कम है, पी रेशो से मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो मैं ये पता लगा सकता हूं कि ये कंपनी ग्रोथ करेगी कि डिक्लाइन होगी। यानी कि प्राइस इज टेल इच एवरीथिंग, प्राइस डाउ थ्योरी भी यही कहती है कि प्राइस इज एवरीथिंग, प्राइस इज डिस्काउंटिंग थिंग, डिस्काउंटिंग इज द एवरीथिंग, यही है, प्राइस सब कुछ है, बस वो वॉल्यूम से मैच कर जाए, ठीक है। लेकिन ये टेक्निकल एनालिसिस होता है, ये शॉर्ट टर्म में किया जा सकता है, ये फास्ट होता है, इसके अंदर हम कंपनी के करंट, जैसे कि अब मान लो कि कोई कंपनी एक्सपांड कर रही है, ठीक है, एक्सपेंशन के जोर पे चल रही है, कोई कंपनी एक्सपेंशन के जोर पे चल रही है, तो उसमें क्या होगा, उसके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि वो नई बिल्डिंग प्लांट मशीनरी खरीदेगी, कोई लैंड एक्वायर करेगी, तो इसमें क्या होगा, उसका प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा भाई, कैश फ्लो कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या सही पैरामीटर दे पाएगी? अब मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, मान लो कि ग्रोथ होने वाली है, वो बिल्डिंग का यूटिलाइजेशन होगा आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, लेकिन क्या उसकी जो प्राइस है वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कर पाएगी हमारी कंपनी के बारे में? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि अभी जब तक हम फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे कि उस पैसे का वास्तविकता में किया गया। एक कंपनी का नाम देता हूं, बड़ी शानदार कंपनी है, बजाज हिंदुस्तान शुगर ले लो, ये अभी शुगर की सबसे बड़ी कंपनी होने वाली है, श्री रेणुका शुगर, ठीक है। इस कंपनी का जब आप एनालिसिस करोगे, इस कंपनी का श्री रेणुका शुगर मिल, ठीक है, तो इस कंपनी का जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको इसका शेयर मिलेगा 50 रुपए से 30 रुपए तक जाता होगा, ये इसके 30 रुपए से 50 रुपए तक। ये आने वाले 3 सालों में इथेनॉल की सबसे बड़ी कंपनी होने वाली है, आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर ये इथेनॉल प्लांट की सबसे बड़ी कंपनी होने वाली है। यानी कि ये जो कंपनी है, इट इज द लार्जेस्ट सेलिंग कंपनी होगी इथेनॉल की। और आप सबको पता है कि इथेनॉल का अब क्या होने वाला है, पेट्रोल की जगह इस्तेमाल होने वाला है, यानी पेट्रोल के साथ 20% तो मिक्सचर हो गया और इसको बढ़ाते हुए जाएंगे। तो इस कंपनी का जो शुगर केन की बेसिकली कंपनी है, ये कंपनी अभी एक्विजिशन के दौर पे चल रही है, नए प्लांट्स खरीद रही है, तो इसके शेयर के प्राइस बार बार 30 से 50 की रेंज में चल रहे हैं और ये कंपनी ज्यादा ग्रोथ ही नहीं कर पा रही। लेकिन जब ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने लगेगी, अभी ये लॉस मेकिंग कंपनी, अगर ये 3 साल के अंदर ये इसका जितना भी विजन है सक्सेसफुल हो गया, पहले तो सक्सेसफुल होना, लैंड एक्वायर करना, इसका बनना एक टर्मिनोलॉजी है कि बनेगी, बनी नहीं है। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस अपन करते हैं तो पता चलता है कि इसने अपने कैश फ्लो का कहां यूटिलाइजेशन करा है, इसने अपने कैश फ्लो का यूटिलाइजेशन करा है नए लैंड एक्वायर करने में, नए प्लांट एक्वायर करने में। करीबन जो 30% से इसकी प्लांट कैपेसिटी बजाज हिंदुस्तान शुगर से ये ज्यादा बड़ी कंपनी होने वाली है, जितनी भी शुगर मिल्स हैं उन सबसे ज्यादा की कैपेसिटी श्री रेणुका शुगर की होने वाली है। लेकिन ये हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। अभी शेयर प्राइस ये है, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस से चलेंगे तो 30 से 50 रुपए का आपको कोई शेयर बोलेगा तो बोलोगे कि सर लो लेवल की कंपनी है, क्योंकि इसका बुक वैल्यू भी कम आ रही है, इसमें बीटा का वॉल्यूएशन भी ज्यादा है, तो सर लो लेवल की कंपनी है, मल्टी बैगर कंपनी है, इसमें पैसा नहीं डालना चाहिए, ब्लू चिप कंपनी में अंदर नहीं आ रही। लेकिन जब हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे परसेप्शन अलग निकल कर आता है कि कंपनी लार्जेस्ट कंपनी होने वाली है अपनी, तो सर क्या शेयर खरीद लेना? नहीं खरीदने। अभी मैं ये बात बता दूं, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ होना और फंडामेंटल का अलग होना ये अलग बात है। कंपनी के ऊपर अपना डेप्ट है, वो कंपनी चुकाएगी, कहां तक पहुंचेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन दोनों के परसेप्शन अलग अलग होते हैं। जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं वो हमेशा उन कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिनकी एसेट्स स्ट्रांग होती है, जिनके पास डेप्ट इक्विटी रेशो ज्यादा कम होता है, सॉरी, यानी कि जिसके पास कर्जा कम है और इक्विटी ज्यादा है। लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस वाले लगाते हैं वो करते हैं कि उसकी प्राइस ज्यादा हो एज वेल एज उसकी वॉल्यूम भी कर रही हो, वॉल्यूम भी इक्वल चल रही हो। और ये इसी का देख के यदि उस कंपनी ने 10 साल में पैसा बना के दिया है तो वो आने वाले 10 साल में भी बना के देगी, टेक्निकल एनालिसिस वाले ये कह देते हैं। लेकिन वास्तविकता में फंडामेंटल, जैसे कि आपने वोडाफोन आइडिया का देखा एग्जांपल है ना, 300 400 550 तक शेयर गया, आज शेयर कहां पे? 9 रुपए 8 रुपए पे। तो 300 रुपए का शेयर 9 रुपए पे आ चुका है। क्यों? क्योंकि वो
फंडामेंटली जियो को टक्कर नहीं दे पाई, जबकि अगर उसने 5 साल का इतिहास उठा के देखो तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, सब कुछ पैसा बना के दे रही थी, है ना, सबके लिए प्राइस। तो यहाँ पे दोनों तरीके के एनालिसिस, जब भी शेयर मार्केट में आप जाएं तो दोनों तरीके के एनालिसिस करने बहुत जरूरी होते हैं, फंडामेंटली और टेक्निकली। और जो दिन दोनों पैरामीटर पे होती है, जैसे कि आपकी टीसीएस ले लो, आपकी टीसीएस के बाद अपनी एचडीएफसी बैंक ले लेते हैं अगर बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, आईटी सेक्टर में जाते हैं तो विप्रो भी अब अच्छी कंपनी आ रही है, लोग इन्फोसिस में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, टीसीएस से आउट हो रहे हैं, ये भी मैं बता देता हूं। इसके अलावा अगर अपन और रियल एस्टेट की कंपनी में जाते हैं तो भी डीएलएफ एक अच्छी कंपनी उसके अंदर मानी जाती है, राज बहादुर कंपनी का भी शेयर काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो हर एक सेक्टर में रहती है, जो दोनों ही पैरामीटर पे स्ट्रांग होती है। और लॉन्ग टर्म याद रखना, शेयर मार्केट में हमेशा पैसा, शेयर मार्केट में हमेशा पैसा ट्रेडर से इन्वेस्टर की ओर ट्रांसफर होता है। किसकी ओर? इन्वेस्टर्स की ओर। यानी कि जो ट्रेडिंग करता है इसमें 95%, मैं नहीं कह रहा हूं, सेबी की रिपोर्ट आई है वो कह रहा है कि 90 to 95% यंग जनरेशन पैसा डुबो देती है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसमें रेशो 70% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर रहा है, लेकिन ये केवल ब्लू चिप का ही है। अगर आप मल्टी बैगर पे लगा के बैठे हो तो उसमें कुछ भी हो सकता है, आप बिल्कुल 1000 का 100 रुपए भी हो सकता है और 100 का 10 लाख भी हो सकता है, 100 का 10 लाख भी। लेकिन कभी भी उससे झांसे में ना आए, कभी भी लालच में ना पड़े। मैं हमेशा आपको राय देता हूं कि हमेशा ब्लू चिप कंपनी से स्टार्ट करें। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें, 1-2 साल म्यूचुअल फंड के लिए, फिर ब्लू चिप और उसके बाद शेयर में आए, है ना। आई होप क्लियर। उससे पहले इंडेक्स भी आ जाएगा बीच में तो बढ़िया रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। तो जय हिंद, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं।